हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और जैसा कि आप जानते हैं हम सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के साथ शुरू कर चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर की थ्योरी जितनी भी है सारी की सारी निपटा ली है। यह है लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मतलब जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स कहाँ से हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से हैं एंड देन आपकी जो एग्जाम्पलर बुक है एनसीईआरटी की उसमें से हैं। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे। साथ ही साथ बोनस के तौर में इसमें 10 एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। राइट, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या अभी इस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पहले तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही कवर करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है और ये हर मिरर के ऊपर होल्ड ट्रू करता है, चाहे वो आपका स्फेरिकल हो या फिर वो आपका प्लेन हो। मतलब दोनों के दोनों मिरर्स पे काम चलेगा। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। देन सेकेंडली फिर हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता था? वो कहता था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जिसके अंदर ये जो आपका v है ये आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये जो f है ये है आपकी फोकल लेंथ। देन हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन वाज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वाज आल्सो इक्वल टू -v/u। ठीक है, ये अभी हम मिरर्स के केस में बात कर रहे हैं। ये वाली जो बातें हैं ये अभी हमारे मिरर्स के केसेस में हैं। देन रिफ्रैक्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो उसमें भी आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो था आपका स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या कहता था कि जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपके साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर इन दोनों का आप रेशियो निकालते हो तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को कहते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते थे इस म्यू के जरिए या फिर एन के जरिए भी हम डिनोट किया करते थे। स्नेल्स लॉ की जो 2 बेसिक कंडीशंस थी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जो आपकी कलर है लाइट की वो सेम रहनी चाहिए ताकि उसकी स्पीड में अंतर ना आए। और सेकंड आपके जो मीडियम्स हैं, मतलब जो 2 मीडियम आपने सिलेक्ट करके रखे हैं वो भी सेम ही होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 2 कंडीशंस थी। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हुआ करती थी। एक तो था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा आपका हुआ करता था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले एब्सोल्यूट को कवर करते हैं। एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता था कि हमेशा एक मीडियम फिक्स्ड रहा करता था। मतलब जो बेसिकली आपका मीडियम 1 रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि थी आपकी एयर। और एयर की जो स्पीड हुआ मतलब बेसिकली जो आपका लाइट की स्पीड होती है एयर में, अब एयर और वैक्यूम एक ही चीज़ होती है। तो अगर हम उसमें लाइट की स्पीड देखते हैं तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको कि हम c से डिनोट करते हैं। तो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो वो होगा μ2 इज इक्वल टू c/v, जहाँ पर ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर मीडियम 1 होता है वो फिक्स्ड है विच इज़ एयर। तो हम कभी कभी इस 1 को ना भी लिखें तो भी काम बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो v है ये है स्पीड मीडियम 2 के अंदर। जैसे अगर ऐसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये अगर मीडियम 1 है विच इज़ एयर और नीचे लेट्स से हमारे पास वाटर है, तो वाटर में इस लाइट की जो स्पीड है इसको हम v से डिनोट करेंगे और एयर में तो हमारे पास c है ही है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमारे पास 2 तरीके से हो जाएगा। जब हम मीडियम 2 की निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 तो उसमें हो जाएगा v1/v2, और जब हम मीडियम 1 की निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 तो उसमें हो जाएगा मीडियम मतलब v2/v1। अब इसमें क्या हुआ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस भी मीडियम की आप निकालते हैं ना उसकी स्पीड हमेशा नीचे ही रहती है और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी स्पीड ऊपर रहती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करके चलो। तो ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन आता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता था? ये आपकी मिरर फार्मूला से सिमिलर है, बस थोड़ी सी ट्रांसपोजिशन होती है। क्या? यहाँ पर हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। देन आता है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो पहला फॉर्मूला है विच इज़ हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला, वो तो आपका सिमिलर है। मतलब m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो आपका सिमिलर ही है आपके मिरर वाले केस में। अंतर इतना आता है कि इसमें जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा था, मतलब इधर आपके पास ये नेगेटिव साइन था, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हट जाता है। ठीक है, इतना सा इसमें डिफरेंस है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास होता है पावर ऑफ लेंस। लेंस का अगर पावर का फॉर्मूला देखना है तो पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन इतनी है कि ये जो आपका f है ये मीटर्स में होना चाहिए। अब जनरली केसेस में हमें हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में दी जाती है।
तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऊपर 1 की जगह इसको 100 से रिप्लेस कर देते हैं। नीचे कंडीशन क्या याद रखनी है कि एफ अगर आप 100 ऊपर पुट कर रहे हो तो नीचे आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एक चीट शीट सी तैयार होकर चली गई है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स and if a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image। तो पहले गिवन चीज़ें जो है उनको डिनोट कर लेते हैं। तो गिवन हमारे पास पहली बात क्या है, इसका दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि है 3 मीटर, तो उसको हमने डिनोट कर दिया। अब ये जो 3 मीटर है ये आपका पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा, अगर आप इसका ऐसे एक्सटेंड करते हो पीछे, तो आपके पास यहाँ पर ऐसे इसकी सारी मेजरमेंट्स आती हैं। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा और यहीं पर आपका फोकल लेंथ बनेगा। तो ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं ये आपकी राइट साइड पे आ रही हैं, और राइट साइड आपकी प्लस साइड थी विच इज़ आपकी वर्चुअल साइड, तो ये दोनों की दोनों मेजरमेंट्स आपकी प्लस में जाएंगी। तो यहाँ से हम साथ ही साथ इसकी फोकल लेंथ भी लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज बेसिकली r/2। तो यहाँ पर हम पुट करके देखेंगे फोकल लेंथ आ जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। देन थर्ड चीज़ क्या दी है कि अगर बस 5 मीटर पर लोकेटेड है, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इन्होंने दिया है 5 मीटर। अब ये आएगा नेगेटिव में। तो अब हम इन तीनों चीज़ों के जरिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमें दिया है फोकल लेंथ और दूसरा दिया है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो हम यहाँ पर अपना मिरर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसी को ही यूज़ करते हैं, ठीक है, मिरर फार्मूला को। तो फार्मूला है कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें v निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि v को मैं एक साइड छोड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, v को एक साइड छोड़ा और इसको कर दिया 1/f - 1/u। पुट करते हैं, v की वैल्यू तो हमारे पास सही नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। फोकल लेंथ हमारे पास है 1/1.5, ठीक है। देन माइनस और u की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस को रिमूव करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास दो माइनस हैं, तो अगर इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आपस में पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? माइनस माइनस प्लस होता है। और अगर इस डेसिमल पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर हमारे पास 10 हो जाएगा, और 10 5 की टेबल से कट जाएगा विच इज़ 2/3। तो इसी को ही आगे लेके जाते हैं 2/3 को। तो मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 2/3 + 1/5। समझ आ रहा है ना क्या किया मैंने? सो अब आगे बढ़ते हैं। सो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 एलसीएम, ठीक है। तो 15 हमने लिया। 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है, तो 5 आएगा। फिर 5 का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि 2 है। सो 5 3 हो जाएगा, सो 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, तो ऊपर 10 वैल्यू आ गई। 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, और 3 1 3 क्या होता है? 3, तो हमारे पास आता है 10 + 3। आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 13/15। अब मेरे को यहाँ पर ध्यान से देखना, v फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे को अगर ये v फाइंड करना है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा v इक्वल टू 15/13, जिसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.15 समथिंग मीटर में ही रहेगा। और ये वैल्यू जो है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसके हिसाब से इससे अगर हमने इससे पोजीशन पूछी थी तो पोजीशन आप क्या कहोगे? पोजीशन आप बोल दोगे बिहाइंड द मिरर 15 मीटर्स, ठीक है। देन इसने पूछा है नेचर और साइज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू -v/u, है ना। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, अभी हमने पीछे बताया था। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -v। v की पहले यहाँ पर माइनस पुट किया, v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी 1.15 है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर पुट किया। u की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5, तो यहाँ पर -5 पुट किया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या आता है m की वैल्यू? m विल बी इक्वल टू 1.15/5। अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 चला जाएगा, तो 115/500। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी पॉजिटिव 0.23। तो ये आपकी मैग्निफिकेशन बन के आई है। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है ये आपकी कम वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज का साइज घटा है, ठीक है। तो आपकी इमेज आप क्या बोल सकते हो कि डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। तो हमारे पास यहाँ पर नेचर पता चल गया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू से हमें क्या समझ आता है? तो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो हमेशा समझ जाना कि वो इमेज जो है वो आपकी वर्चुअल है, ठीक है। और वो देखो इरेक्ट है। वर्चुअल अगर आपको पता करनी है तो वर्चुअल तो आपको यहाँ से पता चल जाती है इमेज डिस्टेंस से। जब अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको पता पड़ जाता है कि मिरर के पीछे है तो वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट अगर पता करनी है तो उसके लिए आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू देख सकते हो। सिंस ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इरेक्ट है। बाकी हम इतना जानते हैं कि अगर कोई भी इमेज वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी, और अगर कोई इमेज इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होगी। ये तो सीधा सीधा रिलेशन है जैसा कि रियल और इन्वर्टेड के बीच में होता है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या क्या चीज़ें हैं उनको राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले दी गई है हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि है 4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका सीधा खड़ा रहता है और ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, नीचे वाली नेगेटिव होती हैं। सारी की सारी बातें आपकी साइन कन्वेंशन की हैं, ठीक है। देन इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो यू की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर। देन फोकल लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है? 15 सेंटीमीटर, जो कि माइनस की होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये कॉनकेव मिरर है। फिर से देखो, ये कॉनकेव है तो इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ पड़ेगी वो हमारी लेफ्ट साइड पे पड़ेगी, और लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं, राइट साइड वाली पॉजिटिव होती हैं। तो सारी की सारी बातें वही हैं। देन इसने पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इसको स्क्रीन रखने की बात है तो इससे हमें इतना समझ आ रहा है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी। क्यों? क्योंकि एक रियल इमेज ही हो सकती है जो आपकी स्क्रीन पर आ सकती है। तो अगेन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वी फाइंड करना है और नेचर और साइज फाइंड करना है, बेसिकली हाइट ऑफ द इमेज। तो मिरर फॉर्मूला के साथ शुरू करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो इस बार मैंने v को पहले से ही उस साइड रखा है। सो दिस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, विच इज -15। देन 1/-15 माइनस यू की वैल्यू हमारे पास -25 है। ये जो माइनस की वैल्यूज़ हैं इनको मैं आपस में कट आउट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1/v इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/25। अब 15 और 25 का क्या एलसीएम आपके पास आता है? 25 3 75 से चला जाएगा, राइट? तो 75 से ले लेते हैं। 75 हमारा एलसीएम हो गया। 15 की टेबल में 75 कितनी टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस। 25 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या बचता है? बेसिकली अगर इधर लेके जाऊँ तो हमारे पास आता है 1/v इज इक्वल टू -5 + 3, मतलब -2/75। अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो v हो जाएगा 75/2, और ये वैल्यू अभी पूरी की पूरी माइनस में है, विच विल फर्दर इक्वल टू 37.5। और ये वैल्यू अभी हमारे पास जो आई है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू होने का हमारे पास क्या मतलब निकल के आ रहा है? तो मैं बता चुका हूँ, नेगेटिव वैल्यू अगर आपकी v की आई है इसका मतलब ये जो आपकी इमेज है ये आपके मिरर के सामने बनी है, ठीक है। मिरर के पीछे नहीं, मिरर के सामने ही बनी है। और सामने बनने का क्या मतलब होता है? ये जो इमेज है ये आपकी रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। अब इन्वर्टेड पता करने के लिए तो हमें वही वाला मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कंडीशन क्या है ना, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, लेकिन हमारे पास मैग्नीफिकेशन नहीं है और ना ही हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज है, तो हम ऐसे इसको फाइंड कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसकी जो दूसरी इक्वेशन होती है, कौन सी? इसकी दूसरी इक्वेशन आप खुद जानते हो, m इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। तो हम क्या करेंगे, सिंस ये दोनों के दोनों m की इक्वल है तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो अगर हम इनको आपस में इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है हमारे पास? अभी पता नहीं, तो हाइट ऑफ द इमेज ही रहने दिया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव की है। देन -v, ये हो जाएगा 37.5, ठीक है। कौन सा है? ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी v की वैल्यू आई है ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस आपस में कट के पॉजिटिव हो जाएगा। देन हमारे पास u की वैल्यू है, क्या थी? u की वैल्यू थी 25 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव है, तो -25 सेंटीमीटर हो गया। तो आप क्या करेंगे? अब हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है तो इसको मैं इस साइड भेज दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 4/-25। इसको अगर पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है -6 सेंटीमीटर। अब माइनस की वैल्यू क्या डिनोट करती है? अब सारी की सारी चीज़ें देखना, माइनस की वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इमेज है ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। रियल तो आपको इससे पता चल गया था और माइनस से इतना पता चल गया कि आपकी इन्वर्टेड इमेज है। तो क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है? आप बोलोगे कि स्क्रीन मतलब मिरर की आपको 37.5 सेंटीमीटर आगे आपको अपनी स्क्रीन प्लेस करनी है ताकि आपको इमेज बने। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड और साइज है एनलार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास दी हुई है, आप सीधे फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ r/2। कॉन्वेक्स मिरर की बात चले तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव में रहेगी, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 32/2 विच विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो फोकल लेंथ इज +16 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज का साइज बढ़ गया है।
मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज का साइज़ सेम टू सेम है। अगर मैग्नीफिकेशन आपका 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि इमेज का साइज़ घटा है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमेज है वो आपकी वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट सारी की सारी बातें सेम चलेगी। एंड देन अगर आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब इनमें से खुद ब खुद इस आंसर को सॉल्व करो। इसमें पूछा है +1, तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी बातें अप्लाई हो रही हैं, ये वाली अप्लाई हो रही है और ये वाली अप्लाई हो रही है। 1 वैल्यू से आप बता दो कि जो इमेज का साइज़ है वो एकदम सेम टू सेम है, मतलब जो हाइट ऑफ द इमेज है इट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात बोल देना कि ये जो प्लस साइन है इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इमेज है ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो सारे की सारी गिवन चीज़ें जो हैं उनको लिस्ट डाउन करते हैं सबसे पहले, राइट। तो पहले तो दिया है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि आपका 10 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ इसने बोला है कि जो इसका बेसिकली मैग्नीफिकेशन है वो 3 टाइम्स है, तो मैग्नीफिकेशन आपके पास 3 है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगेन अगर हम पीछे जाके देखें तो इसमें मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू जो आई है ये 3 है, तो बेसिकली आपकी 1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है, जो इमेज का साइज़ है वो आपका बड़ा है, तो इसी वजह से इसने यहाँ पर बोला भी है कि ये जो इमेज है ये एनलार्ज्ड है और मैग्नीफाइड है। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसमें ये भी बात बोली गई है कि एक रियल इमेज है। तो यहाँ पर देखो रियल और रियल इमेज की क्या कंडीशन थी, जब आपकी जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से आप खुद ब खुद देख सकते हो कि जो इसकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ऐसे आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत से बच्चे पॉजिटिव वैल्यू ले सकते थे, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना मैग्नीफिकेशन आपकी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास v होना चाहिए, u होना चाहिए, f होना चाहिए। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ हमको चाहिए। इसमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ u है, ना तो हम पे फोकल लेंथ है ना हम पे v है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए अप्लाई नहीं होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो ये भी नहीं अप्लाई होगा। लेकिन मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है -v अपॉन u। अब इसमें से मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो, मेरे पास मैग्नीफिकेशन दिया है, मेरे पास u दिया है, मतलब u दिया है, तो मैं क्या v नहीं फाइंड कर सकता? ऑब्वियसली बात है v फाइंड कर सकता हूँ। और इसमें पूछा भी क्या है मेरे से कि वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज डिस्टेंस पूछा है। तो ऑब्वियसली बात है मेरे को अपना फॉर्मूला पता पड़ गया कि मेरे को ये यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा m इज़ इक्वल टू -v अपॉन u। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -3 है और यहाँ पर -v है, u की वैल्यू है -10। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचता है v इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है। माइनस वैल्यू से इतना समझ आ गया कि ये जो आपकी इमेज है ये रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर लाई कर रही है, और रियल इमेज तो खैर उसने खुद ही बोला था तो हम क्या बताएं। और इन्वर्टेड तो ऑब्वियसली बात है, क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन है, तो सेम ही बात है रियल और इन्वर्टेड। तो हमें डिस्टेंस बताना था, हमने बता दिया v इज़ इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सारी की सारी बातें लाइन बाय लाइन लिखते चलते हैं। हमारे पास दिया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। देन पूछा है u बताया है विच इज़ -27 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्केव मिरर के आगे की है, u तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है। देन फोकल लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव रहेगा, तो ये हमारे पास एक और वैल्यू हो गई। देन इसमें पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो यहाँ पर अगेन स्क्रीन की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी ताकि हम उधर अपनी स्क्रीन रख सकें। तो कहाँ पूछ रहा है, ये आपका इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है और कुछ नहीं है। एंड देन उसने ये पूछा है कि फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो बेसिकली वो हमको बोल रहा है कि तुम्हें हाइट ऑफ द इमेज भी निकालनी है, तो दोनों ही फार्मूला साथ ही साथ जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में दोनों चीज़ें साथ ही साथ कैरी ऑन करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, हम लेंगे अपना मिरर फार्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इट विल बी इक्वल टू 1/v। फोकल लेंथ हमारे पास दी है -18 सेंटीमीटर। देन u की वैल्यू है -27 सेंटीमीटर। आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधे सीधे मैं इनका LCM ले रहा हूँ, तो 18 और 27 का LCM जाएगा 54 में। 18 चीज़ 54 और 27 के 2 टाइम्स 54, तो मैंने यहाँ पे 54 लिया। अब -18 की टेबल में 54 आएगा 3 टाइम्स, ठीक है, -3 टाइम्स बेसिकली। तो -3 से ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ऊपर आ गया -3। देन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव बन चुकी है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन पुट करेंगे।
27 की टेबल में 54 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया। देन -3 और +2 क्या हो जाएगा, -1, तो -1/54। तो अगर इसको मैं इस साइड लेके आऊँ तो मेरे पास क्या बचता है, देखना यहाँ पर मैं अलग कलर से बता रहा हूँ। इसमें लिखा है कि 1/v इज इक्वल टू 1/54, ठीक है, माइनस। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, बेसिकली इसको रेसिप्रोकेट करूँ, तो मेरे पास आता है v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। माइनस वैल्यू से मेरे को इतना पता पड़ गया कि ये मिरर के सामने बन रही है, मिरर के सामने सामने बन रही है। इसका मतलब ये जो इमेज है ये आपकी रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है ही है। लेकिन हमें जो इन्वर्टेड का रीज़न है अगर उससे बताना है तो उसकी वजह से हमें पहले मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इस सबको इरेज कर लेते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेटा उसी को ही रखेंगे। हमारे पास v निकल के आ गया है विच इज़ -54 सेंटीमीटर। तो यूज़ करेंगे अपना मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन u। अब मैं इसको डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को मैग्नीफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो इक्वेशन जाएगी वो ये वाली जाएगी। तो अगर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो हाइट ऑफ द इमेज तो मेरे को पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है मेरे पास 7 सेंटीमीटर पॉजिटिव की, -v, तो माइनस यहाँ पर रहेगा। v की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी -54 है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड देन u की वैल्यू है -27, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 7 को इस साइड भेजेंगे। तो देखो 27 से 54 2 टाइम्स भी कट रहा है। तो हाइट ऑफ द इमेज जो मेरे पास आ रही है वो बेसिकली आ रही है 7 × 2, और कोई भी नेगेटिव साइन मेरे पास है। क्यों? क्योंकि अभी -2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर -2 हो गया। देन मेरे पास जो हाइट ऑफ द इमेज बन के आती है वो होती है -14 सेंटीमीटर। अब अगेन हाइट ऑफ द इमेज मेरे पास आ गई। माइनस वैल्यू से ये समझ आ रहा है कि ये जो इमेज है ये उल्टी बनी है। उल्टी मतलब ये आपकी जो इमेज है ये आपकी इन्वर्टेड है। तो मेरे पास अब ये दोनों बातें एक साथ अगर मैं इनको कंप्लाई करूँ, कौन कौन सी, अगर इस v वाली बात और ये हाइट ऑफ द इमेज वाली बात को अगर एक साथ इकट्ठा करूँ तो मेरे पास इतना पता पड़ेगा कि जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। और पोजीशन उसने पूछी थी, पोजीशन हमने बता दी कि मिरर के 54 सेंटीमीटर आगे रख दो, काम बन जाएगा। साइज़ उसने पूछा, साइज़ भी बता देना, 14 सेंटीमीटर है हाइट, मतलब इमेज का साइज़। तो तीनों की तीनों चीज़ें हमें पता पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, तो गिवन लिखते हैं सारी की सारी चीज़ें। गिवन लिख लिया करो, ये सारे के सारे आपके सॉल्यूशन के मेथड होते हैं। गिवन लिखोगे तो नंबर में लेंगे। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख दिया 5 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव है। देन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यू हमारे पास दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। अब ये नहीं बताऊंगा माइनस क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। सारी की सारी बातें साइन कन्वेंशन वाली है, तो रिपीट नहीं करूंगा। कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, जो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है। फोकल लेंथ भी साथ ही साथ निकाल लेते हैं, इसका आधा हो जाएगा विच इज़ पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। तो ये सारा का सारा हमारे पास गिवन डेटा है। पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो जब भी ये तीनों चीज़ें पूछ लेता है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये बेसिकली आपसे सारे के सारे फॉर्मूलाज लगवाने वाला है, चाहे वो मैग्नीफिकेशन हो या फिर कोई सी भी चीज़ हो, सारी की सारी आपसे चीज़ें अप्लाई करवा लेगा। तो मिरर फार्मूला से ही शुरू करेंगे। तो मिरर फार्मूला लगते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो v की वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है नहीं है, वही तो फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ हमारे पास दिया है पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर एंड माइनस माइनस, तो बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। सीधे यहाँ पर मैंने इसको 1/20 लिखा। 15 और 20 का एलसीएम कौन सा होगा, 60 चला जाएगा, राइट। तो 60 ले लेते हैं। तो 15 4 ज़ा 60, तो 4 ऊपर चला गया, और 20 की टर्म में 63 टाइम्स, तो 3, तो 7/60 हो जाएगा, राइट। तो अगर v को सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 60/7, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो 7 7 49, 7 8 56, और 56 से 40 बचेगा, और 7 7 36, तो 8.6 सेंटीमीटर कुछ लगभग आएगा। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। v इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमें इतना क्या पता चल रहा है इस पॉजिटिव वैल्यू से, कि ये जो आपका बेसिकली इमेज है ये आपके मिरर के पीछे बन रहा है। तो पोजीशन आपको बता देनी है कि 8.6 सेंटीमीटर मिरर से पीछे ये बनेगा, ठीक है। मिरर से पीछे आपके बन रहा है, कितनी दूर, 8.6 सेंटीमीटर। देन ऐसा पूछा नेचर और साइज़, तो बेसिकली वही मैग्नीफिकेशन वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको ही दे लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, यस, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो इसको अप्लाई करते हैं। हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास है नहीं है, वही फाइंड करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर माइनस v, तो -8.6, राइट। एंड देन u हमारे पास दिया हुआ है -20, तो ये आ गया। अब 5 की टेबल से -20 4 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारे पास बचता है हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू 8.6/4, ठीक है, माइनस में। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 60 से 4 1 ज़ा 4,
एंड 5, तो 5 टाइम्स, तो -2.5 हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव 2.5 हमारे पास ये आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये माइनस से माइनस ऊपर कट गया है, तो प्लस 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आया हाइट ऑफ द इमेज। तो इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि प्लस से हमें इतना पता पड़ रहा है कि ये जो आपकी इमेज है ये आपकी इरेक्ट इमेज है, एंड वर्चुअल तो ऑब्वियस सी बात है ही है। सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं, ये जो आपकी वैल्यू है मैग्नीफिकेशन की आपकी 0 से कम है, तो इतना पता पड़ रहा है कि ये जो आपकी इमेज है ये आपकी डिमिनिश्ड है। अब आपको इतना कैसे पता पड़ा कि मैग्नीफिकेशन जो है वो आपका 1 से मतलब छोटा है, तो ये ऐसे पता पड़ा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपकी 5 है और आपकी हाइट ऑफ द इमेज 2.5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये साइज़ कम हुआ है तो डिमिनिश्ड है। सो ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, राइट। देन उसने पूछा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सारी की सारी चीज़ें उसने हमें खुद ब खुद दे दी हैं, तो हम क्या ही करेंगे अब। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f हो जाएगा 15 पॉजिटिव में रहेगा, और ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल होकर प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं प्लस ही लिख रहा हूँ 1/10। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30 आई गेस, यस 30 हो जाएगा। तो 15 की टेबल में 30 आएगा 2 टाइम्स एंड 10 की टेबल में आएगा 3 टाइम्स, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5/30। और अभी हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 1/v की, ये हो गई है 5/30। रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी 30/5 विच विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके पीछे आपकी ये इमेज बन रही है, वो भी 6 सेंटीमीटर दूर। तो इसने पूछा था पोजीशन हमने बता दी, मिरर के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बन रही है। नेचर कैसे बता दोगे, नेचर इसी से ही बोल देना कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है, देखो ये इस साइड बन रही है, तो इससे हमें ये तो पता पड़ गया कि ये जो इमेज है आपकी वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट इमेज बताने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन यूज़ करना पड़ सकता है, तो सीधे सीधे हम उसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, तो उसको अप्लाई करते हैं, चलो लिख ही देते हैं, क्या छोड़ो उसको भी। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, -v की वैल्यू मतलब -6 और u की वैल्यू मेरे पास क्या दी है -10, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 3/5। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू से इतना पता पड़ गया जाएगा कि आपकी जो इमेज है वो आपकी इरेक्ट है। तो वर्चुअल और इरेक्ट यहाँ से आप सिग्निफाई कर दोगे, तो ये क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म होता है। देन है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो हमारे पास हमें फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है जो कि कॉन्केव मिरर की है, हेंस माइनस में जाएगी -15 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कोई भी मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं बोला, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, ये इमेज लार्जर है या फिर स्मॉलर है, मतलब एक रे डायग्राम बनाने को हमसे बोला गया है। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसने बोला है कि इसको एक इरेक्ट इमेज चाहिए, वो भी कॉन्केव मिरर के ज़रिए। हम जानते हैं कि कॉन्केव मिरर के ज़रिए एक इरेक्ट इमेज तभी बन सकती है जब उसकी जो फोकल पॉइंट है और पोल के बीच में जब भी हम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। ठीक है, तो हम इसमें इसने क्या पूछा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अगर मिरर के आगे 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास एक इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ से हमें अंडर ही रखना है ना, तो 15 सेंटीमीटर के अंडर अंडर रहेगा। इसमें हमें सिंपली रे डायग्राम बनाना है, तो उसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मान लो ये मिरर हो गया, देन बनाते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका पोल, और लेट्स से ये मान लेते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया आपका कर्वेचर। ठीक है, फोकस के बीच में रखना होता है हमें, मतलब फोकस और पोल के बीच में। तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरा येलो कलर का है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो एक ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी। दूसरी ले लेते हैं कर्वेचर वाली, तो कर्वेचर को इसके हेड से ज्वाइन करेंगे और इसे ऐसे ले लेंगे, तो दूसरी रे ये ऐसे निकल जाएगी। दोनों रेज जो है वो आपकी डाइवर्जिंग है, लेकिन जब हम इनको ऐसे पीछे एक्सटेंड करा के देखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो रेज हैं ये यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक है, तीसरी रे आप चाहो तो पोल वाली भी ले सकते हो, तो अगर पोल वाली लेट से ले लेते हैं तो ये भी ऐसे जाएगी और ये ऐसे सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी आपकी पीछे यहीं जाके मीट करेगी अगर आप परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ बनाओगे। तो ये जो इमेज बनी है ये आपकी इरेक्ट इमेज है। तो अब आप यहाँ से देख के बता सकते हो ये जो इमेज है ये एनलार्ज इमेज है। तो इससे क्या क्या पूछा था कि नेचर क्या है, तो बोलोगे कि भाई वर्चुअल इमेज बनी है। क्यों? क्योंकि ये मिरर के पीछे है
उसने हमें पहले ही बता दिया कि उसको एक इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, तो हमने इरेक्ट इमेज बना दी। अब ये जो इमेज है ये आपके मिरर के पीछे बनी है, हेंस ये वर्चुअल इमेज हो गई। लार्जर है कि स्मॉलर है, साफ साफ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज इतनी बड़ी है, दैट मीन्स कि ये एनलार्ज्ड है, मतलब लार्जर है। और रे डायग्राम बनाना था वो यहाँ पर बन गया, 6th केस जो था उसका रे डायग्राम था। देन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 20 सेंटीमीटर, हम जानते हैं फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो 20/2 विच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मिरर है। अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स होगा तो ये जो फोकल लेंथ होगी ये +10 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर कॉनकेव होगा तो ये हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। बट सिंस यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है हमें डायमंड का। अब यहाँ पर सिंस एक ही मीडियम की बात कर रही है तो हम यहाँ पर हम पहले से ही अंडरस्टूड करके चलेंगे कि ये जो है ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी दिया जाता है तो उसमें दोनों मीडियम्स का जिक्र किया जाता है, लेकिन जहाँ भी आपको दिखे कि सिर्फ एक ही मीडियम का जिक्र हो रहा है तो खुद ब खुद समझ जाना कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो 2.42 है, तो ये बेसिकली फैक्टर दिखा रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो जो बेसिकली डायमंड में स्पीड बनती है इस हमारी बेसिकली लाइट की, वो हो जाती है 1.23 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको अगर हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करके देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि μ2 इज इक्वल टू C/V, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास μ2 ऑलरेडी डिनोटेड है विच इज़ 2.42, देन सी हमारे पास होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देन नीचे आपके पास वी है, अगर आपको वी फाइंड करना है तो इसको आप इधर भेजोगे, इसको आप इधर निकालोगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली यही हो जाएगा कि अगर आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को अगर 2.42 से डिवाइड करोगे तो इससे आपकी जो स्पीड निकल के आएगी जो कि यहाँ पर दी है 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि इस फैक्टर से आपका बेसिकली ये जो स्पीड है ये घट रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ग्लास का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो UG लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1.50, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर UG क्यों लिखा है, तो मीडियम जो 2 है वो हमारा ग्लास है, तो ग्लास को मैंने G से डिनोट किया है, जो भी मीडियम होता है उसका फर्स्ट लेटर हम यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयर से ग्लास में जा रही है, तो हमें इतना पता पड़ गया कि हमारा मीडियम यहाँ पर 1 क्या है, वो आपका एयर है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ कि ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मेरे को यहाँ पर इसके आगे ए लिखने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ना भी लिखूँ तो अभी मेरा काम बन जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये दिया हुआ है गिवन फर्स्ट चीज़। सेकंड बोला है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। अब यहाँ पर वैक्यूम की स्पीड हमें दी हुई है, हमें बताना है कि ग्लास में स्पीड क्या होगी। तो अगर इसका फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, अगर मेरे को मान लो कि मेरे पास ये नहीं दिया होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका फॉर्मूला जनरली क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरे को ग्लास की बतानी है तो C/V होता है। C की स्पीड हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हमें क्या है, V मतलब होता है कि ग्लास में क्या स्पीड है, तो ग्लास की स्पीड लेट्स से हम मान लेते हैं V है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास UG की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 1.50, सो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V को इधर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू V × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, 1.5 को अगर 3 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो V की अल्टीमेट वैल्यू हमारे पास आती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से हमारे पास इसकी स्पीड आ गई। इसमें पूछा भी क्या था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, तो ग्लास में उसकी स्पीड होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आप अपने लैबोरेटरी में ही कर सकते हो, फिजिक्स लैब के अंदर अपने टीचर आपके कराएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है। तो हमारे पास बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें बोला है कि इसका एक हाफ पोर्शन, इससे पहले हम यहाँ पर पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, इसमें यहाँ पर सारी पॉइंटिंग मार्क कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा आपका 2F2, ठीक है। और इस साइड हो जाएगा आपका F1 और इस साइड हो जाएगा आपका 2F1, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मार्क कर ली हैं।
अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में बोला था क्या ये लेंस एक इमेज प्रोड्यूस करेगा अगर हम इसका आधा हिस्सा कवर कर दें। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको इतना हिस्सा यहाँ से आधा इसको ऐसे कवर कर दिया है ब्लैक पेपर के ज़रिए, तो इतना हिस्सा हमारा यहाँ पर कवर हुआ है। तो उसका क्वेश्चन इतना सा है कि क्या मतलब ये इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सीधे सीधे शब्दों में है येस। कैसे? रूल्स याद करो हमारे पास क्या क्या थे। हम जानते हैं कि लेट्स से मान लो कि अगर हमारी ऐसे कौन से कलर से दिखाएं, ब्लू से दिखाते हैं। एक तो आपका यहाँ पर क्या है कि इसका आधा यहाँ पर लेंस इतना ढका हुआ है, तो ऑप्टिकल सेंटर तो अभी हमारे पास है, ऑप्टिकल सेंटर नहीं ढका है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का पोर्शन ही हट गया है। तो अगर मान लेते हैं कि ये पोर्शन हमारे पास है ही नहीं है लेंस का, ठीक है, इसको हम ऐसा मान लेते हैं हमारे पास पोर्शन ही नहीं है। तो अगर इस सबको मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये हमारे पास पोर्शन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ इतना हिस्सा है। तो इस हिस्से को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर आधा बच रहा है। अब हम जानते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। पहला, कि अगर आपकी कोई लाइट रे मान लो कि ऐसे जा रही है फोकस के ज़रिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर ऐसे फोकस के ज़रिए ऐसे निकलेगी तो ये जो होगी आपकी लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। एक रूल आप ये जानते हो। दूसरा आप ये भी जानते हो कि अगर आपकी फोकस से जा रही है, देखो अगर हम यहाँ से एक सीधी रे लेंगे तो यहाँ पर तो हमारा लेंस यहाँ पर कवर है, तो इस वाले पोर्शन से तो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन इस ऑप्टिकल सेंटर से हमारी दूसरी रे अभी भी चली जाएगी जो कि अनडिविएटेड जाएगी। तो ये दो रेज सेंस हमारी यहाँ से निकल पा रही हैं और हमारा यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ इमेज तो बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी बस ये पैरेलल रे काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर का पोर्शन ढका हुआ है, ठीक है। तो ये दो रेज तो हमारी जा रही। सो आंसर है यस, हाँ ऐसा हो जाएगा। और आप ये डायग्राम यहाँ पर शो कर सकते हो जहाँ पर आपका ऊपर का हमारा कवर अनकवर्ड है और नीचे का आपका इलाका चला जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन कर लेते हैं सारी की सारी गिवन चीज़ें। फोकल लेंथ है माइनस कॉन्केव है ना, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमारे पास v दिया हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या है, हमें बता दिए कि इमेज कहाँ बन रही है। इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और इसमें हमसे ये पूछा है कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। देन इसने हमसे मैग्निफिकेशन भी पूछा है। तो हमारे पास यहाँ पर v और f दिया हुआ है। और सवाल ये उठता है कि ये जो आपका v है ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक कॉन्केव लेंस का कभी भी देखते हो तो उसमें हमारे पास क्या केसेस हुआ करते थे। दोनों ही केसेस में हमारी जितने भी आपके इमेजेस बनती हैं वो हमेशा आपकी लेफ्ट साइड पर ही बनती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी जितनी भी इमेजेस बनती थी वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट हुआ करती थी, उसी तरह आपके कॉन्केव लेंस के अंदर भी आप जितनी भी बनेंगी वो आपकी लेफ्ट साइड पर बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी। तो यहाँ पर इसको नेगेटिव पुट कर देते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, तो अब यहाँ पर हम मिरर फार्मूला नहीं लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर लेंस आ गया है। तो लेंस फार्मूला क्या कहता था कि 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ पर हमारे पास u नहीं है तो u को हम एक साइड छोड़ देंगे। इट विल बी इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेट जो फार्मूला आ गया है वो ये है। तो ये सारी की चीज़ें हम हटा देते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो u हमारे पास है नहीं है, तो v हमारे पास है, तो v की वैल्यू है हमारे पास -10। देन माइनस फोकल लेंथ हमारे पास -15 है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, ठीक है। तो 30 पुट करते हैं इस साइड। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 30 -10 का मल्टीप्लाई दोगे तो 30 में तो -3 टाइम्स जाएगा। -3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू -3। देन 15 का दोगे तो 2 टाइम्स जाएगा जो कि पॉजिटिव ही है, तो अब यहाँ पर +2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू -1/30। सीधा करोगे तो इट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है आपके मिरर के सामने। तो जब मिरर के 30 सेंटीमीटर पर रखोगे तब आपके 10 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनती है। देन पूछा है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमारा सीधा सीधा निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। सिंस लेंसेज का केसेस है इसलिए यहाँ पर हम माइनस वैल्यू हटा रहे हैं, ठीक है। तो v हमारे पास दिया हुआ है क्या, -10, और u हमारे पास -30 है, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बी इक्वल टू 1/3। तो 1/3 से हमें ये पता पड़ रहा है कि ये जो इमेज है जो आपकी बेसिकली डिमिनिश्ड है, मतलब 1/3 के फैक्टर से ये रिड्यूस हो गई है। 33% ये जो आपकी इमेज है ये घट गई है साइज में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन चीज़ें डिनोट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर टॉल है। बेसिकली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव ऑब्वियसली। परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है इन ऑफ फोकल लेंथ
10 सेंटीमीटर। सिंस आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर होगी। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो यू गिवन है -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। जब भी ये तीनों बातें एक साथ बोल देता है ना, समझ जाया करो ये आपसे सारे काम करवाने बोला है। ये आपसे लेंस फॉर्मूला भी लगवाएगा, ये आपसे मैग्नीफिकेशन भी करवाएगा। तो लेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें तो दी हुई हैं, एफ और यू, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। देन 1/v इज इक्वल टू 1/f, एफ की वैल्यू हमारे पास दी हुई है +10 सेंटीमीटर प्लस 1/-15। क्यों? क्योंकि हमारे u -15 है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 30 की टेबल में 10 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 हो जाएगा। देन यहाँ पर ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल होके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर -15 की टेबल में 30 आता है -2 टाइम्स, तो माइनस से 2 चला जाएगा तो --2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। सो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो 1/30 हमारे पास वैल्यू आती है 1/v की। कंपेयर करके अगर इसे सीधा करोगे तो v हो जाएगा इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, वो भी आपका पॉजिटिव का। सो v की वैल्यू आपकी जो निकली है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब ये पॉजिटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि आपके मतलब लेंस के पीछे की साइड मतलब बन रहा है, मतलब एक रियल आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। क्योंकि लेंस के केसेस में क्या होता है कि आपकी ये वाली साइड रियल होती है और ये वाली साइड आपकी वर्चुअल होती है। मिरर के केसेस में क्या होता है कि ये वर्चुअल होती है साइड और ये वाली लेफ्ट वाली साइड रियल होती है। तो यहाँ पर आपकी ये जो इमेज है आपकी रियल इमेज है, आपकी पॉजिटिव साइन ही आपको बता रहा है। देन नेक्स्ट आपकी 30 सेंटीमीटर से दूर बन रही है, मतलब देखा जाए तो आपकी बेसिकली फोकल लेंथ के ट्रिपल डिस्टेंस पे ये बन रही है, तो हमारे पास वी निकल के आ गया। देन अब मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, जैसा कि इन भाई साहब ने कहा है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का क्या था, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v/u, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। अब इस मैग्नीफिकेशन का तो हमारा कई केस है, पहले हम इन दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास अभी पता नहीं है तो इसको एज इट इज रहने दिया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है पॉजिटिव की। v की वैल्यू हमारे पास दी है 30 सेंटीमीटर एंड u की वैल्यू -15। तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल होकर 2 टाइम्स ये चला जाएगा, 2/1 वो भी माइनस में। एंड देन यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगी -2 × 2 विच इज़ इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज है -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन से ये पता पड़ रहा है कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज है, और ये बात हमें यहाँ पर ये बता देती है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई है। मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर दो, क्योंकि हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास क्या है -4 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है 2, तो बेसिकली यहाँ पर -2 हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन निकल के आ गई है। तो माइनस ये जो साइन है मैग्नीफिकेशन का, ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो आपकी इमेज है ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और सिंस ये आपकी 2 से बड़ी है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेसिकली इमेज है उसका साइज़ बढ़ गया है। खुद भी देख सकते हो 2 सेंटीमीटर इमेज ऑब्जेक्ट का साइज़ था और जो आपकी इमेज है वो 4 सेंटीमीटर की बनी है। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो दिया क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं जो हमको दी हुई हैं, राइट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर जो कि आपकी पॉजिटिव है। देन उसने दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ 25 सेंटीमीटर, मतलब कन्वर्जिंग लेंस के आगे 25 सेंटीमीटर रखी हुई है। देन फोकल लेंथ दी हुई है। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही हुआ, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। देन बोला है कि ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अब पोजीशन साइज और नेचर पता करना है तो उसके लिए तो सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, राइट। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इमेज डिस्टेंस पता करते हैं ताकि हम इमेज की पोजीशन बता सकें। तो 1/v इज़ इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू है हमारे पास +10 प्लस u की वैल्यू है -25। 10 और 25 का LCM लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 50। 10 की टेबल में 50 आता है 5 टाइम्स, तो 5 लिख दिया। देन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 25 की टेबल में 50 आता है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1/v की वो है हमारे पास 3/50। अगर इसको उल्टा करके v की रियल वैल्यू निकाले तो वो आती है 50/3 विच इज़ इक्वल टू 16.67 समथिंग, और ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो इमेज की पोजीशन है वो 16.67 सेंटीमीटर है मिरर के आगे, ठीक है, मतलब मिरर के जस्ट आगे, पीछे नहीं, वर्चुअल साइड पर नहीं, जो रियल साइड है ना उधर आपकी ये इमेज बनी। अब उसने साइज और नेचर भी पूछा है तो उसके लिए तो हमें मैग्नीफिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, ठीक है, लेंसेज का केस है। तो इस वाले एम को तो हटा ही देंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन काम आनी है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें पता नहीं है तो उसको तभी हमने एज इट इज़ रहने दिया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव है।
v हमें दिया हुआ है 50/3, तो मैं यहाँ पर 16.67 लिखने की जगह 50/3 ही लिख दूंगा, तो 50/3 हो जाएगा। देन नीचे मल्टीप्लिकेशन में आपकी u की वैल्यू आ जाएगी, तो u की वैल्यू हमें गिवन है -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में -25 चला गया। अब 25 की टेबल से आपका ये 50 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको 2 टाइम्स यहाँ पर काट दिया। 5 इधर पहुँचेगा तो हमारे पास आएगा हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू 5 × 2 हो जाएगा 10/-3। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3.33, मतलब इधर हम पार लगा लेंगे। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ द इमेज आई है वो बेसिकली 3.3 सेंटीमीटर है, वो भी नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू से हमें ये पता पड़ रहा है कि ये जो इमेज है ये आपकी इन्वर्टेड इमेज है, और सिंस ये रियल साइड पे लाई कर रही थी, हमने इमेज डिस्टेंस में देख लिया था, तो मतलब ये रियल है और इन्वर्टेड इमेज है, नेचर पता चल गया। साइज़ हमें लिखी दिया है यहाँ पर -3.3 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की जो बेसिकली लेंथ थी वो ज़्यादा थी और इमेज की कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो है ये आपकी डिमिनिश्ड इमेज है। देन इसने नेक्स्ट हमसे बोला था कि इसको मतलब एक रे डायग्राम भी चाहिए, तो अब हम रे डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, देन बनाते हैं लेंस, तो ये हो जाएगा हमारा लेंस। सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा आपका 2F2। देन इस साइड हमारे पास ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। अब सारी चीज़ें नोटिस करना तभी समझ आएगा। इसमें बोला है कि 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपका 10 सेंटीमीटर होने वाला है। अब इतना तो तुम जानते हो कि ये जो 2F है ये बेसिकली इस फोकस का डबल है, मतलब ये तो कर्वेचर है ना आपका, और कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होने वाला है, और अगर इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास आता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर होने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये कुल मिला के पूरा का पूरा 20 सेंटीमीटर होने वाला है। तो उस हिसाब से हमें इतना पता चल गया कि जो 25 सेंटीमीटर है ये इनके बीच में नहीं आ रहा, मतलब कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो बस यही हमें ध्यान देना था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। ठीक है, तो कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो चलो यहीं पर हम अपना वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो कि है ये रेड कलर का। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। रेज लेते हैं सीधे सीधे, तो पहली हम रे ले लेते हैं पैरेलल वाली, तो एक रे हमने ये ली, ये क्या होगा, ये दूसरे फोकस से गुजर जाएगी, मतलब ऐसे ये रे निकल जाएगी। दूसरी रे ले सकते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो एक ये रे जाएगी, तो ये यहाँ पर मीट कर जाएगी। बेसिकली ये जो आपका कर्वेचर और फोकस है इसके बीच में लाई करेगी, मतलब ये जो आपका F2 है और इसके 2F2 इन दोनों के बीच में आपकी ये रे जो है वो लाई करेगी। तो यही हमें रे डायग्राम बनाना था, और इसकी जो आप बेसिकली कंडीशन से पोजीशन बता दोगे आपकी F2 और 2F2 के बीच में, और साइज़ इसका देख सकते हो आपका डिमिनिश साइज़ है, और नेचर तो ऑब्वियसली बात है रियल एंड इन्वर्टेड है। ये एरोज और शो कर देना कि रे कौन सी कहाँ पर ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो गिवन चीज़ें क्या है, सबसे पहले हमें दी गई है फोकल लेंथ जो कि कॉन्केव लेंस की है, हेंस नेगेटिव होने वाली है, तो -15 सेंटीमीटर। सेकंड इसने बोला है कि इसकी जो इमेज बनी है वो 10 सेंटीमीटर पर बनी है। इसका मतलब इस बार हमें वी दे दिया है जो कि है आपका 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे, बेसिकली यहाँ पर साइन कौन सा आने वाला है। तो देखो कॉन्केव लेंस में चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल साइड पर ही बनती है। वर्चुअल मतलब लेफ्ट साइड पे बनती है। इसका मतलब ये जो लेंथ होने वाली है नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखनी है। इसने ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फिर आपको रे डायग्राम बनाना है। तो अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो उसके लिए हमें लेंस फार्मूला तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो उसी को ही अप्लाई करते हैं। तो वो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, u को एक साइड छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1/u को एक साइड छोड़ा, v की वैल्यू है हमारे पास -10, देन माइनस और फोकल लेंथ भी हमारे पास नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/u इज इक्वल टू, चलो एलसीएम भी साथ ही साथ ले लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, राइट। तो -10 की टेबल में 30 आएगा -3 टाइम्स, तो -3 पुट कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो चुकी है, तो हम यहाँ पर से 15 का मल्टीप्लिकेशन देंगे, तो 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, विच गिव्स 1/u इज इक्वल टू -1/30। कंपेयर करके सीधा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर के आगे ही रखा है, जो कि है -30 सेंटीमीटर, जो कि कोई नई बात नहीं है, हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। तो नेगेटिव वैल्यू से आप ये चीज़ भी मतलब वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। तो हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास v है, हमारे पास f है। अब हम जाके रे डायग्राम बना सकते हैं।
तो शुरुआत करते हैं, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। बनाते हैं हम अपना लेंस जो कि है इस बार कॉनकेव, तो ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। सारी वैल्यूज़ डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा F2 और इस साइड हो जाएगा 2F2। देन इस साइड हो जाएगा हमारे पास F1 और ये हो जाएगा 2F1। फोकल लेंथ जो हमें दी है वो है -15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ होने वाली है -15 सेंटीमीटर होने वाली है। अब ये जो कर्वेचर होगा ये ऑब्वियस सी बात है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इससे आपको खुद ब खुद समझ आ गया होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो कहीं नहीं है, आपके सीधे कर्वेचर पर ही रखा हुआ है, वो की है आपका 2F1। तो अब यहीं से हम अपनी इमेज बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रे लेते हैं, तो एक पैरेलल रे ली। ये क्या होगी? ये बाहर की तरफ डाइवर्ज होगी, लेकिन ये फोकस की तरफ एक्सटेंड होगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकल जाएगी, लेकिन इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से ऐसे पास होगी। दूसरी रे ले सकते हैं हम, कौन सी? ऑप्टिकल सेंटर वाली। तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ली, तो ये ऐसे निकल के चली गई। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट आपका, मतलब ये जो इमेज है आपकी बन रही है यहीं पर लेफ्ट साइड पे, जो कि हमने न्यूमेरिकल में भी देख लिया था, क्योंकि यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो -10 सेंटीमीटर पर दी हुई है। तो बिल्कुल सही आपकी पोजीशन बनी है, क्योंकि ये टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इससे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेसिकली रे डायग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट डिनोट कर देते हैं, इमेज डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी A' B' और ये हो गया A और B। तो ये आपका रे डायग्राम भी बनकर तैयार हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो डिनोट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं। तो गिवन में है कि हमारे पास इमेज बनी है जो कि है रियल और इन्वर्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है दूसरी साइड पे, मतलब रियल साइड पे। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है। तो V इज़ +50 सेंटीमीटर। देन बोला है कि नीडल कहाँ रखी गई है अगर जो इमेज साइज है वो इक्वल है आपके ऑब्जेक्ट के। मतलब गिवन है कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिराइव करनी है। हमें अपने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। और हम ये भी जानते हैं मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू V अपॉन U। इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V अपॉन U। कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर गिवन है कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होने वाली हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द इमेज। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है। और यहाँ पर लिखेंगे V अपॉन U। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के यही आ रहा है कि जो आपका V है वो इक्वल टू U है। तो इससे हमें ये समझ आया कि अगर V +50 है तो जो आपका U है ना वो आपका -50 होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस साइन क्यों नहीं है? तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास पहले ही बोल दिया कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। मतलब जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, तभी तो आपका मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब जैसे रियल और इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टी इमेज है वो भी आपके राइट साइड पे है। तो यहाँ पर ये तभी तो हो पाएगा जब इसकी जो हाइट है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर ये ऊपर की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ पर -1 आ रहा है, तो U और -1 हो जाएगा, तो ये V इज इक्वल टू -U। तो हमारे पास -50 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें इसने पूछा क्या था कि नीडल कहाँ प्लेस करी गई है, तो हम बोल देंगे कि U इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। देन इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस लेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल आ गया आपके लेंस फॉर्मूले का। हमारे पास V है, हमारे पास U है। तो इसके लिए अब देखो पावर का फॉर्मूला आप खुद जानते हो, पावर इज इक्वल टू 1/f वेयर f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। इसके लिए हमको चाहिए फोकल लेंथ, और हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ V और U की वैल्यू है -50 सेंटीमीटर। तो V और U की मदद से हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फोकल लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। V हमारे पास दिया है, U हमारे पास दिया है, फोकल लेंथ को हमें एक साइड करना पड़ेगा अकेला। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। V की वैल्यू हमारे पास दी है पॉजिटिव 50, तो पॉजिटिव रहेगा। अब U की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं इसको सीधे सीधे लिख रहा हूँ। तो 1/50 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। तो अगर ये हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/50 विच इज इक्वल टू फोकल 1/f, ठीक है। इसको कंपेयर करके सीधा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f इज इक्वल टू 50/20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि आपकी पॉजिटिव है। तो इससे हमें एक मतलब रियलिटी चेक मिल गया कि जो आपका बेसिकली आंसर है वो सही है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ आ चुकी है, लेकिन वो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हमारा फॉर्मूला भी उसी हिसाब से बदल जाएगा। यहाँ पर हम ऊपर 100 पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो 100 अपॉन एफ, फोकल लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में है 25 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आता है 4 डायोप्टर, ठीक है, 4.0 डायोप्टर आई मस्ट से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप पावर डिनोट करोगे प्लस 4.0 डायोप्टर। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा है कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है आपके पास फोकल लेंथ जो कि है आपकी 2 मीटर, लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये -2 मीटर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉन्केव लेंस है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, अगर f की जो वैल्यू है वो मीटर्स में एक्सप्रेस्ड है। तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर ऊपर 100 पुट करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो 1/2 हो जाएगा, जो बेसिकली आपका आंसर आता है 0.5 डायोप्टर, ठीक है, जो कि आपकी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन मिस कर गया, पर आपकी ये वैल्यू नेगेटिव ही होने वाली है। तो 0.5 माइनस डायोप्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -2 है। तो पावर आपकी ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो इसमें हमें क्या किया है, इसका रिवर्स साइकोलॉजी हो गया। यहाँ पर हमें दिया गया है कि फोकल लेंथ क्या है, मतलब यहाँ पर हमें दिया हुआ है पावर क्या है, पावर दी है 2.0 डायोप्टर जो कि नेगेटिव है। हमें पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस और फोकल लेंथ क्या है। तो अगर पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो अगर मैं f को इधर ले आऊँ और पावर को इधर ले आऊँ तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/p, ठीक है। तो इसी के जरिए हम चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/p, p है हमारे पास -2। तो इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास आता है -0.5 मीटर्स, ठीक है। ध्यान देना ये मीटर में वैल्यू आई है। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो f की वैल्यू हो जाएगी -50 सेंटीमीटर। अब माइनस वैल्यू से हमें इतना पता पड़ गया, मतलब फोकल लेंथ की माइनस वैल्यू से इतना पता पड़ गया कि ये जो हमारा लेंस है ये आपका कॉन्केव लेंस है। नहीं तो आप एक बात हमेशा याद रख सकते हो, अगर किसी लेंस की पावर पॉजिटिव में है तो वो हमेशा आपका कॉन्वेक्स लेंस डिनोट कर रहा है, अगर नेगेटिव में है तो वो आपका कॉन्केव लेंस डिनोट कर रहा है। लेकिन सॉल्यूशन हमें दिखाना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। तो फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर आई, हेंस ये जो हमारा है ये डाइवर्जिंग लेंस है, हमारा कॉन्केव लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। तो गिवन में लिखते हैं पावर क्या दी गई है, पावर दी है हमारे पास 1.5 डायोप्टर जो कि पॉजिटिव है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सेम वही चीज़ जो अभी हमने पीछे अप्लाई करी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लेंगे 1/p, तो इट विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ इज 1/1.5। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 2/3। आगे सॉल्व करके देखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 20 and 3 3 6 18 एंड 20। तो बेसिकली 6.6 समथिंग आने वाला है, तो 6.66 ये कंटिन्यू होने वाला है मीटर्स में। देन हमें इसको अगर सेंटीमीटर में लाना है तो ये हो जाएगा 66.7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड करने के लिए हमने 7 पुट कर दिया है, तो फोकल लेंथ आ गई है 66.7 सेंटीमीटर। अब इसमें ये पूछा है क्या ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो खुद देखो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू से हमें खुद ब खुद समझ आ जाना चाहिए कि ये जो लेंस है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर यूं कहें कि ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हमारे ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो तो ख़त्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ, जो बिल्कुल ही मोस्ट अवेटेड सेक्शन था। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कहता है अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पेन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो गिवन चीज़ें जो है पहले हम उनको लिखते जाते हैं। तो सबसे पहली गिवन चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आपके पास 10 मिलीमीटर। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधा रखा जाएगा। सेकंड बोला है कि ये जो बेसिकली कॉन्केव मिरर के आगे रखा है और एक 5 मिलीमीटर की आपकी इमेज बनी है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज 5 मिलीमीटर। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। लिखा है कि इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के आगे बनी है। तो अगर लेट्स से मान लेते हैं कि अगर ये मेरा मिरर है और ऐसे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर इसने बोला इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली बात है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होने वाली है, ठीक है, इस साइड होने वाली है। अब ये इन्वर्टेड है तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो -5 दिया हुआ है हमारे, ये जो 5 मिलीमीटर दिया हुआ है ये आपका नेगेटिव होने वाला है, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव डिनोट करेंगे। देन दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनी है, तो आपको यहाँ पर इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ 30 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड पर लाई कर रही है। देन उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। तो देखो अब इसमें आप सीधे सीधे आप अपना मिरर फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि उसमें हमें चाहिए होता है या तो v या फिर u या फिर f, तीन हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। इनमें से अगर हमारे पास कोई दो भी होते हैं तो हमारा काम बन जाता है।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है हमारा v। ना तो हमारे पास u है, ना तो हमारे पास f है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या इस u या फिर इस f में से कुछ निकालना पड़ेगा। अब ये जो हमारा f है ये तो हम निकाल नहीं पाएंगे सीधे सीधे, हम निकाल सकते हैं u। कैसे? अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो तो वो होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो इस केस में अगर आप देखो मेरे पास हाइट ऑफ द इमेज है, बिल्कुल है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। मेरे पास v है, बिल्कुल है। बस मेरे पास u नहीं है, तो u को मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक हिंट मिल गया कि मेरे को यूज़ क्या करना है, मेरे को अपना मैग्निफिकेशन यूज़ करना है। तो अगर वैल्यूज़ रखें तो हाइट ऑफ द इमेज है -5 मिलीमीटर, ठीक है। देन हमारे पास दी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है हमारे पास 10 मिलीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। देन हमारे पास दिया हुआ है -v, तो माइनस और माइनस में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब दिक्कत ये है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -300 मिलीमीटर। तो यहाँ पर पुट करेंगे -300 मिलीमीटर, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। देन हमारे पास नीचे पुट करना है हमको u हमारे पास है नहीं है, उसी को हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसको अगर आगे लेके जाएँ तो 5 और 10 आपस में कट जाएंगे 1/2 में, ठीक है। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कट जाएगा, तो हमारे पास आता है 1/2 इक्वल टू -300 अपॉन u, ठीक है। आगे लेके जाओगे तो 2 को इधर कर दो, u को इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा कि u इज इक्वल टू -600 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो u विल बी इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ से हमको u मिल गया। अब u मिल गया और हमारे पास v ऑलरेडी है ही है, तो v और u की मदद से हम फोकल लेंथ निकाल पाएंगे, जो कि हमें इस क्वेश्चन में बोला भी गया है। तो -60 हमारे पास इसकी क्या निकल के आई है, u निकल के आया विच इज़ -60 सेंटीमीटर। अब इसको आगे लेके जाएंगे किसके ज़रिए, हम लेके जाएंगे मिरर फार्मूला के ज़रिए। तो हम मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं विच इज़ नथिंग बट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू -60 प्लस u की वैल्यू हमारे पास -30। आगे पीछे कर दिया, पर कोई बात नहीं, आपकी जो दोनों ही साइंस है वो तो नेगेटिव ही होने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 1/-60 -1/30 इज इक्वल टू 1/f। 60 और 30 का एलसीएम 60 ही हो जाएगा। -60 की टेबल में फिर 60 आता है -1 टाइम्स, 30 की टेबल में 60 आता है +2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इट इज़ इक्वल टू -3/60 विच इज़ इक्वल टू 1/f। अब इसको अगर सीधा करेंगे तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -60/3। 3 की टेबल से काटेंगे तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर विच इज़ द अल्टीमेट आंसर। तो फोकल लेंथ हमारे पास निकल के आ गई है विच इज़ -20 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि गिवन फिगर शोज अ लाइट एज इट ट्रेवल्स, अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस डायग्राम पे ध्यान देना है, मतलब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखो ये जो लाइन है ये आपका नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि लाइट रे ऐसे में ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, मतलब मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। ये गलती मत कर देंगे, लाइट को ऐसे से ऐसे ट्रैवल करा दो, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास 60 डिग्रीज और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे पास 45 डिग्रीज। तो ये चीज़ हम मेंशन करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्रीज। अब याद करो स्नेल्स लॉ में क्या होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। यस, यू गॉट इट राइट, इट वाज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच वाज इक्वल टू अ कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर इसने हमसे पूछा है मीडियम बी का रिलेटिव टू मीडियम ए, इसका मतलब मीडियम बी आगे आएगा और मीडियम ए इसके पीछे रहेगा, तो हमें ये निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास 60, तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्रीज अपॉन साइन 45 डिग्रीज विल बी इक्वल टू द आंसर, जो कि है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब इनमें से वैल्यूज हमें मेंशन करनी है और कुछ नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 होता है √3/2। अगर आप अपनी वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना सारे स्पेसिफिक एंगल्स की, तो उसमें आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर देता हूँ। तो ये जो आपकी टेबल आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये आपकी टेबल है, इसमें से आपकी जो भी एंगल्स आ रहे हैं उस पर आपको वैल्यू रखनी है। एक बात हमेशा याद रखना, आपको सिर्फ 3 ही स्टैंडर्ड एंगल्स दिए जाएंगे, या तो 30 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा। तो चलो आगे करते हैं। देन साइन 45 की वैल्यू आप देख सकते हो वो थी 1/√2। तो अगर आप इनको सॉल्व करें तो इससे ये हो जाएगा कि ये जो अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू √2/1।
तो √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है √3 अपॉन √2। अब दोनों ही अंडर रूट में है तो इनको इकट्ठा कर देते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू √3 अपॉन 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है जो कि है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो ये यहीं पर हमारा सोल्यूशन खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि रेज फ्रॉम अ सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो ये कह रहा है कि जैसे अगर मान लो कि ये आपका सन है और यहीं पर हमने इसके आगे एक मिरर रख दिया है जो कि है आपका कॉन्केव मिरर। तो ये कहना चाह रहा है ये जो सन है इससे जो लाइट रेज आ रही हैं ये सारी की सारी ट्रैवल करने के बाद इस कॉन्केव मिरर पर टकराने के बाद एक पॉइंट पर सारी की सारी कन्वर्ज हो रही हैं। जितनी भी रेज है वो एक कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं और ये मिरर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इसने हमसे ये पूछा है कि हम ऐसे कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें ताकि जो आपकी इमेज बने उसकी वो एकदम इक्वल साइज़ की हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ खुद समझ गए होंगे, ये जो आपका सन है ये आपका कंसीडर किया जाता है एज एन इन्फिनिटी सोर्स। और हम खुद जानते हैं कि जब भी कोई इन्फिनिटी सोर्स से लाइट रेज आती हैं तो वो हमेशा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा सन यहाँ पर रखा है और आपके सामने यहाँ पर मिरर है, तो हमारे ये मान लो ये रेड कलर से हमने प्रिंसिपल एक्सिस डिनोट कर दिया। तो ये लाइट रेज इससे ट्रैवल करके आ रही हैं जो कि पैरेलल हैं। अब कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक करने के बाद है ऑब्वियसली बात है ये एक पॉइंट पर टकराती हैं सारी की सारी पैरेलल रेज, जो होता है आपका प्रिंसिपल फोकस मिरर का। अब यहाँ पर इन्होंने खुद ब खुद बोला है कि 15 सेंटीमीटर पर टकरा रही हैं। मतलब अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं इतनी है, तो ये इस कॉमन पॉइंट पे अगर इसको ब्लू से डिनोट करें तो इस पॉइंट पे सारी की सारी टकरा रही हैं। ठीक है, ये लाइट रे आई, ये ऐसे इस पर टकरा गई, ये चली गई, ऐसे चली गई, मतलब कितनी भी रेज ऐसी ले लो सारी की सारी इधर टकरा रही हैं। अब आप खुद जानते हो अगर ये यहाँ पर टकरा रही है तो ऑब्वियसली बात है ये जो 15 सेंटीमीटर है ये आपका डिनोट कर रहा है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस है। और इससे हमें इतना समझ आ गया कि जो फोकल लेंथ है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि इसमें एक बहुत ही अलग सी अबनॉर्मैलिटी भी होती है। अगर मान लो कि कोई बहुत ही ज़्यादा अगर मिरर से दूर वाली रे है, मतलब जैसे मान लो कि अगर मेरी कोई रे इतनी ऊपर से आ रही है तो कभी कभी ये थोड़ा साइड से निकल जाती हैं, आपके प्रिंसिपल फोकस से नहीं गुजरती हैं। लेकिन ये ऐसी कुछ एक दो रेज ही होती हैं, ज़्यादातर रेज जो होती हैं वो आपकी हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे ही टकराती हैं। तो हम यहाँ पर आपसे इसने हमें यही पूछा है कि यहाँ पर कहाँ पर हम ऐसा ऑब्जेक्ट रखें ताकि ये जो उसकी साइज़ है वो इक्वल हो। हम जानते हैं जब भी हम कॉन्केव मिरर के आगे कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो जैसे मान लो कि अगर ये हमारा कर्वेचर है, ये कर्वेचर हो गया, तो इस पर जब भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते थे ना तो जो आपकी इमेज बनती थी वो इसके नीचे जस्ट बनती थी और ये जो होती थी एकदम इक्वल साइज़ की होती थी। अब हमारे पास अगर 15 हमारी फोकल लेंथ है और ये हमारा कर्वेचर पॉइंट है, हम जानते हैं कर्वेचर जो होता है वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस पूरा होगा ये 15 है, तो ये टोटल होके हमारे पास 30 सेंटीमीटर इक्वल आता है। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा कि अगर हम मिरर के 30 सेंटीमीटर आगे अगर अपना ऑब्जेक्ट रख देंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इक्वल साइज़ की बनेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कहता है कि हाउ इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। Obtain an expression for refractive index of a medium with respect to another in terms of speed of light in these two media। अब ये जो इसने इतनी लंबी चौड़ी बातें कही हैं इनका मतलब क्या है, तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करूं तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे रिलेटेड होता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि v1/v2 या फिर c/v, तो ये हम क्यों लिखते हैं, मतलब ये हमसे इतना पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप रिलेटिव को डिफाइन करो। अब जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जनरली बोलते हैं तो हमेशा हम एब्सोल्यूट को रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास एक मीडियम ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने ऐसी मतलब तुक्का मारा है, तो मान लो कि हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसमें हम खुद जानते हैं कि जो इसका आगे का मीडियम है वो एयर होने वाला है, तो ये चीज़ हम मेंशन नहीं करते। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि अगर c/v आपका ये होता है तो इससे आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हो। तो ये आपकी एक डेरिवेशन होती है जो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो मीडियम्स हैं, तो हम दो मीडियम्स को रेफर कर लेते हैं। तो एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मीडियम 1। अब ये जो मीडियम 1 का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा वो ऑब्वियस सी बात है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा μ1 से, राइट, विच विल बी इक्वल टू c/v। अब यहाँ पर ये जो v है मैं यहाँ पर इसको v1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, देन अगर मैं मान लेता हूँ यहीं पर मैं मीडियम 2 भी ले लेता हूँ, मीडियम 2 का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर रहा हूँ, दो ऑब्वियसली बात है ये भी एब्सोल्यूट है, तो इसको डिनोट करूंगा मैं μ2 से, विच विल बी इक्वल टू c/v2। तो मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गई हैं इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास देखो, मेरे पास एक में दिया हुआ है मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक में मेरे को दिया हुआ है मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
तो इसका अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा तो वो कैसा हो जाएगा, मैं मीडियम 2 का चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ मीडियम 2 का, तो मैंने क्या किया, मैंने मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा नीचे, तो ये इसका बेसिकली एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो जैसे अगर यहाँ पर देखो तो मीडियम जो बेसिकली ये μ2 है, इसकी वैल्यू है मेरे पास C/V2, अपॉन में मेरे पास μ1 है जिसकी वैल्यू मेरे पास C/V1। तो अगर इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा C/V2 मल्टीप्लाइड बाय V1/C। C से C कट जाएगा, मेरे पास आएगा V1/V2। तो इससे मेरे को एक एक्सप्रेशन मिलके आ रहा है कि अगर मेरे को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सीधे सीधे तरीके से, तो मैं इन दोनों मीडियम्स की ऐसे स्पीड भी लिख सकता हूँ। तो बस यही है और कुछ नहीं है, आपको ये दिखाना था कि आप एब्सोल्यूट से कैसे रिलेटिव को डिराइव कर रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा आ गया है। इसमें अगेन आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड का बोला गया है, तो मतलब म्यू डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो जी ऐसे आगे आ जाएगा इज 1.6, इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है 1.6। देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, मतलब जो बेसिकली म्यू जी है वो आपके पास दिया है 1.5। इसने सिर्फ इतना पूछा है कि आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है डायमंड का, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है म्यू जी, तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली 1.5 है इट इज़ इक्वल टू C/V। वी किसकी, ग्लास की स्पीड, ठीक है। अब ये कैसे निकला, तो ये भी देख लो, अगर मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसको कैसे निकालूंगा, C/V से निकालूंगा, जहाँ पर C जो है आपकी लाइट की स्पीड होगी और V जो है वो ग्लास की स्पीड होगी, तो मैं इसको VG से भी डिनोट कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर म्यू जी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैंने उसको यहाँ पर पुट किया, मेरे पास C भी है, मेरे को सिर्फ VG निकालना है, तो मैंने V की जगह पर उसे ऐसे ही रहने दिया। तो C की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूंगा जो कि आपकी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन VG। तो 1.5 से 3 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो बेसिकली जो ग्लास की स्पीड आती है वो आती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यही मेरे को एक एक्सप्रेशन चाहिए था, अब इससे देखो मैं कैसे आगे निकालता हूँ। तो मेरे पास दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो अगर मेरे को जनरल एक्सप्रेशन निकालना था तो वो कैसे निकलता, अगर मेरे पास जैसे मान लो कि ये नहीं था तो मैं इसको कैसे निकालता, डी की स्पीड में नीचे लेता, मतलब VD नीचे आता और VG ऊपर आता, और देन इसकी इक्वल वैल्यू आती। अब मेरे पास यहाँ पर VG है और मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू भी है, तो अगर मैं इसको पुट करूँ विच इज़ इक्वल टू 1.6 इक्वल टू VG, जिसकी वैल्यू मेरे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड नीचे मेरे पास दिया है VD, और मेरे को VD की अगर स्पीड मिल जाएगी तो उसकी मदद से फिर मैं इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद ब खुद निकाल लूँगा। तो बस वही करेंगे। अब इसको पहले यहाँ पर साफ कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बने। तो सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा और इसको यहाँ ले आऊँगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.6। अब मेरे पास ये इसका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, इसको अभी मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ क्योंकि इससे हमें आगे ईजी होगा। अब मेरे को क्या करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है डायमंड का। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, बेसिकली म्यू डी अगर मेरे को निकालना है तो मैं C अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड, मतलब जो लाइट की स्पीड है डायमंड में वो लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर VD है और मेरे पास C भी है, तो मैं क्या ये नहीं निकाल पाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है निकल जाएगा। तो अगर इसको आगे लेके जाएं तो ये हो जाएगा म्यू डी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड नीचे आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में हमारे पास है 1.6। अब देखो 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचता है, मेरे पास बचता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ठीक है। तो 2 और 3 आपस में कट के 1.5 बन जाएगा। तो बेसिकली 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 विच विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू 2.4। तो मेरे पास आंसर आ गया है 2.4 विच इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज, इज दिस करेक्ट, इफ यस वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ द केस। तो बहुत ही ईजी है, इसमें ये बोला है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है तो वो आपका एक मैग्नीफाइड वर्चुअल और रियल इमेज बना सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैग्नीफाइड भी बना लेता है, वो वर्चुअल भी बना लेता है और वो रियल इमेजेस भी बना लेता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वी कैन से येस। अब इसमें ये पूछा है कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए।
तो अगर उसको मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, ठीक है, अब देखो मैग्नीफाइड वर्चुअल और मैग्नीफाइड रियल, तो अगर उससे मैग्नीफाइड वर्चुअल बनाती है तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि फोकस और पोल के बीच में उसको रखना पड़ेगा। तो बेसिकली 20 सेंटीमीटर की अगर वो रेंज में ऑब्जेक्ट को रखेगा तो उसकी मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर उसको रियल इमेज चाहिए मैग्नीफाइड, तो उसको उसको कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेगा तो ऑब्वियसली बात है इमेज एनलार्ज बनती है। तो दोनों केसेस हमने मेंशन कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर इससे पहले अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं 40 और 20 सेंटीमीटर के बीच में। क्यों? क्योंकि कर्वेचर तो आपके फोकल लेंथ का डबल होता ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेटेड? You are provided with two lenses of focal length 20 centimeter and 40 centimeter respectively. Which lens will you use to obtain more convergent light? तो कन्वर्जेंट लाइट सुनने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाना कि यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसने ये बोला है कि पावर और फोकल लेंथ कैसे रिलेटेड होते हैं। तो हम खुद जानते हैं कि पावर और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका इन्वर्स रिलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी पावर बढ़ाओगे लेंस की तो फोकल लेंथ खुद ब खुद घट जाएगी, या फिर अगर आप फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगी, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। हम कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ अ लेंस होती है वो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, विच इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1/f। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, अगर आप पावर बढ़ाओगे तो फोकल लेंथ घटेगी। अब यहाँ पर जो पहली फोकल लेंथ दी है, तो अगर मैं इसको f1 मान के चलूँ तो वो है हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव है दोनों की दोनों, और f2 जो है वो है आपकी 40 सेंटीमीटर। तो खुद जानते हो कि अगर इसको मोर कन्वर्जेंट लाइट चाहिए तो ऑब्वियसली बात है इसको पावर ज़्यादा चाहिए। अब हम खुद जानते हैं अगर पावर बढ़ानी है तो फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वाला लेंस लेंगे फोकल लेंथ वाला, तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो सबसे कम होगी, और अगर सबसे कम फोकल लेंथ मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है पावर भी सबसे ज़्यादा मिल पाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वाले लेंस को यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यहाँ पर एक चीज़ हमें खुद ब खुद समझ आ गई, अगर दूसरी साइड पे बन रही है तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कॉन्केव लेंस के केस में कभी भी आपकी दूसरी साइड पर इमेज बन ही नहीं सकती। अब इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, ठीक है, फ्लेम मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये कह रहा है कि अगर आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेट्स से मान लेते हैं 1 है, तो आपका जो हाइट ऑफ द इमेज है वो उसका थ्राइस है, मतलब 3 है, ठीक है। तो ये उसने मान के चला है, लेकिन हम यहाँ पर इसको अगर सही टर्म्स में डिनोट करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि बेसिकली जो आपका हाइट ऑफ द इमेज है वो आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का थ्राइस है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो पहली हमें गिवन चीज़ ये मिल गई। देन ये बोला है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द लेंस एंड द इमेज, बेसिकली जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, जो ऑब्वियसली बात है आपका पॉजिटिव वैल्यू होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेंस की दूसरी साइड बनी है। अब ये पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब यू फाइंड करने को बोला गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर यू फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैग्निफिकेशन वाला फंडा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता था कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है। अब यहाँ पर लेंस के केसेस हैं तभी हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के जरिए यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। क्या? तो उसको हम सोल्यूशन करने के बाद ही समझ पाएंगे। तो चलो यहाँ पर सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो आपके हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का थ्राइस है। तो मैं हाइट ऑफ द इमेज की जगह पर यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल टू वी। अब वी हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव है, और यू की वैल्यू हमको पता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ पे हमको ध्यान देना है, क्या कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो तो आपका पॉजिटिव है ही है, लेकिन जो आपकी हाइट ऑफ द इमेज है वो आपकी नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके दूसरी साइड पर बन रही है, और दूसरी साइड पर बनने का ये मतलब है कि जो आपका लेंस है, मतलब जो आपकी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी रहेगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कट जाएगा, -3 को इधर लेके आएंगे और u को उधर लेके आएंगे, तो u विल बी इक्वल टू -80/3। तो हमारे पास ये आता है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्दर सॉल्व करने पर हमको मिलेगी इसकी वैल्यू -26.67 सेंटीमीटर समथिंग। तो डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस बता देंगे कि आपको 26.67 सेंटीमीटर आगे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज होगी वो 80 सेंटीमीटर पे बनेगी, और उसका जो साइज़ होगा वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसने पूछा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस, मतलब बेसिकली आपकी 80 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनी है उसका नेचर क्या है। तो ऑब्वियसली बात है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, कोई नई बात नहीं है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बोल के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
by a mirror having a focal length of 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3 of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature of the image in the mirror? अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमसे सिर्फ यही बोला है कि एक मिरर लिखा है, ना तो हमें यहाँ पर मेंशन किया है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या फिर ये कॉनकेव मिरर है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है कि आप दोनों कंडीशंस को मान के चलोगे, ठीक है, दोनों केसेस को मान के चलोगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों केसेस को कंसीडर करके चलेंगे। केस 1 के अंदर हम कॉनकेव मिरर को कंसीडर करेंगे और केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करके चलेंगे। तो केस 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है और केस 2 के अंदर हमारे पास हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, अब देखो ऐसा है कि यहाँ पर ये जो मैग्नीफिकेशन 1/3 है, ये सिंपली ये डिनोट कर रहा है इसका साइज़ घटा है, ठीक है, रिड्यूस्ड साइज़ है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो कॉनकेव के केसेस में जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ये जो मैग्नीफिकेशन होगा ये भी -1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉनकेव अगर आपका मिरर देखोगे तो उसमें जो आपका बेसिकली इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए रियल और इन्वर्टेड है, इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम अपने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज़ इक्वल टू -v/u। यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उसको कंसीडर कर भी नहीं रहे। तो मैग्नीफिकेशन हमें दिया हुआ है -1/3 विच इज़ इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे हमारे पास वैल्यू आती है u इज़ इक्वल टू 3v। तो अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन हो गया है जिसके ज़रिए हम इससे अपना सोल्यूशन कर पाएंगे। तो u इज़ इक्वल टू 3v हमारे पास है, लेकिन अब सिंस यहाँ पर एक कंडीशन है, हाँ, इसने हमसे पूछा है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेसिकली अगर मेरे को इस v को एलिमिनेट करना है तो मेरे को v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो v की वैल्यू हो जाएगी u/3। अब इस वैल्यू को मैं मिरर फॉर्मूला में रखूँगा। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा, 1/f, f की जगह पर -20 सेंटीमीटर आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1/v। तो देखो v की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दी है u/3। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखना, 1/v विल बी इक्वल टू 1/u/3। तो अगर इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 3/u विच विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू 3/u, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे 3/u ही लिखता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 3/u प्लस 1/u लिख देंगे, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/u। अब u कॉमन है तो मतलब 3 + 1 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/-20 विल बी इक्वल टू 4/u। u को इधर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u विल बी इक्वल टू -20 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू u इज़ इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। अब सिंस हमारे पास यहाँ पर माइनस वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये है कि आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और उसका साइन इसलिए नेगेटिव होता है। सो u इज़ इक्वल टू -80 सेंटीमीटर इन दिस केस। तो हमारा एक केस तो सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ, जिसमें हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारा जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव विच इज़ +20 सेंटीमीटर, और जो आपका बेसिकली मैग्नीफिकेशन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू +1/3। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट के लिए यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ कर लिया। यहाँ पर भी सेम चीज़ ही करेंगे, मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू -v/u। तो मैग्नीफिकेशन की जगह पर 1/3 लिखा, -v की वैल्यू है नहीं है तो उसको एज इट इज़ रहने दिया, u की भी वैल्यू है नहीं है, तो इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा u इज़ इक्वल टू -3v, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब अगेन हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें u फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इस v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। v को एलिमिनेट करने के लिए हमें v की कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें u आ जाए। तो यहाँ पर v को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा u/3 -u/3 है। तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई। अब लेंस मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इट विल बी इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह पे नीचे आ जाएगा +20 विच विल बी इक्वल टू 1/v। अब जो v की वैल्यू है हम उसे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली उल्टा ही कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3/u, ठीक है, प्लस 1/u। तो यहाँ पर -3 + 1 क्या हो जाएगा, 1/20 विल बी इक्वल टू -2/u, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू आएगी -40 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम क्या करेंगे, इसको -40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं तो आपकी जो बेसिकली इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। 40 सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, नेचर पूछा है ना।
और कॉनकेव मिरर के केस में आपकी जो इमेज बनेगी ऑब्वियसली बात है रियल एंड इन्वर्टेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा है कि डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट। वन स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंथ एंड इट्स पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। तो पावर क्या होती है, जितनी एक लेंस की क्षमता होती है कि वो उसे किस हद तक उसको जल्दी कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्स कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं पावर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आप ये एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो, इट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब पावर इज इक्वल टू 1/f वेयर f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो फोकल लेंथ यूज़ कर रहा है +50 सेंटीमीटर और दूसरा जो है वो यूज़ कर रहा है -50 सेंटीमीटर। अगर पॉजिटिव यूज़ कर रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है, ठीक है, और नेगेटिव यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहा है। नेचर क्या होगा, नेचर हमने बता दिया, एक का कन्वर्जिंग होगा दूसरे का डाइवर्जिंग होगा। पावर कैसे निकालेंगे, पावर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर सिंस सेंटीमीटर में एक्सप्रेस है तो यहाँ पर ऊपर 100 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100/50 और इस वाले केस में हो जाएगा 100/-50, ठीक है। तो इस केस में तो आपकी जो पावर आएगी वो हो जाएगी 2 डायोप्टर जो कि आपकी पॉजिटिव में है, ठीक है, और नीचे वाले केस में होगी आपकी हो जाएगी -2.0 डायोप्टर, ठीक है। सो नेचर ऑफ पावर सब एक्सप्रेस कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है कि अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब स्क्रीन के ऊपर फोकस किया है, इसका मतलब ये जो इमेज है ये आपकी रियल है, ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड ऑब्वियसली यही है। उसने पोजीशन नोट डाउन करी कैंडल, स्क्रीन और लेंस की एज यहाँ पर लिखी हुई है। हमसे पूछा गया है कि फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस की। तो बेसिकली उसने क्या किया है, लेंस मेजर किए हैं कि कहाँ पर उसने क्या ऑब्जेक्ट, स्क्रीन और लेंस कैसे रखा है, तो ये उसका लेंस है। उसने कैंडल कहाँ पर रखी है, देखो यहाँ पर ये 120 लिखा है बट इट इज़ 12 सेंटीमीटर एक्चुअली, तो ये यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर पे उसने रखी है कैंडल। कॉन्वेक्स लेंस उसने रखा है 50 सेंटीमीटर पे, मतलब ये जो ऑप्टिकल डिस्टेंस सेंटर है ये 50 सेंटीमीटर पे है, लेंस यहाँ पर क्या है 50 सेंटीमीटर पे है, और इसने जो कैंडल रखी है वो रखी है 12 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर मान लेते हैं यहाँ से 0 से शुरुआत हो रही है और ये पॉइंट इसका 12 है, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकल सेंटर और इस बेसिकली ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, 50 में से 12 माइनस करोगे तो 38 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा 38 सेंटीमीटर होने वाला है। देन स्क्रीन कहाँ पर रखी है, उसने स्क्रीन रखी है 88 सेंटीमीटर पे। तो लेट्स से मान लेते हैं कि आपका जो बेसिकली इमेज बन रहा है वो यहाँ पर ऐसे बन रहा है, तो ये जो इमेज डिस्टेंस उन्होंने बताया है वो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो 88 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। तो यहाँ पर भी सेम लेंथ आने वाली है विच इज़ 38 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो भी इक्वल है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। एक चीज़ याद रखना, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी 38 सेंटीमीटर पड़ रहा है, यहाँ पर भी 38 सेंटीमीटर पड़ रहा है। ये केस तो तभी होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो आपके 2f1 पे रखा हो, या फिर ये कहेंगे कर्वेचर 1 पर रखा हो, क्योंकि जब हम कर्वेचर पर रखते हैं ना ऑब्जेक्ट तो उसका जो डिस्टेंस निकलता है वो एकदम सेम टू सेम निकलता है कि नहीं, क्योंकि वो कर्वेचर पे ही बनता है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल के रख सकते हैं जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होने वाला है 38 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का जस्ट ट्वाइस होता है, तो अगर मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा कर दूंगा जो कि आएगा 19 सेंटीमीटर। हैंस यहाँ पर हमसे फोकल लेंथ पूछी थी तो फोकल लेंथ हो जाएगी +19 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपका ये कॉन्वेक्स लेंथ है तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट कहता है कि वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। तो सेम उसी डायग्राम में देखो, जैसे अगर यहाँ पर हमारा पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ये यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की पोजीशन पर था, लेकिन अब क्या किया इसने 31 तक इंक्रीज कर दिया, मतलब इस साइड इसने इसको और लेके आया, तो 50 आपका लेंस पड़ा है और यहाँ पर 31 तक है, तो 50 में से 31 जाएगा तो ये 19 सेंटीमीटर पर इसका अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलना है तो मैं बोलूँगा यहाँ पर -19 सेंटीमीटर। अब उसने ये पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी अगर उसने कैंडल जो बेसिकली शिफ्ट करी है 31 सेंटीमीटर पर, तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है यू जो है वो -19 सेंटीमीटर है। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो इसका भी फोकल लेंथ हमने निकाला था वो भी क्या था, 19 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इसने जो ऑब्जेक्ट है इसने ऑब्जेक्ट को रख दिया है फोकस पर, कौन से पे, F1 पर इसने इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो जब F1 पे आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तो आप खुद जानते हो जो बेसिकली आपका इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा।
तो वही होगा, हम बोल देंगे कि इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी। अगर आप इसको वैसे अगर न्यूमेरिकल के भी जरिए करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। न्यूमेरिकल के जरिए करोगे तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, आपको v निकालना है, राइट। तो आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/v एज इट इज रहने दिया, 1/f पे लिख देंगे 19 सेंटीमीटर और यहाँ पर प्लस माइनस में 19 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, सो वी विल गेट 1/19 माइनस 1/19। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1/v विल बी इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर मेरे को v को सीधा करना पड़ेगा तो v हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर आपके आंसर में 1/0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इन्फिनिटी है। तो न्यूमेरिकल के भी जरिए हमारा सेम ही आंसर आया है। देन कहता है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। अब आप खुद जानते हो कि इसने अभी जो ऑब्जेक्ट रखा था वो इसने इसके फोकल पॉइंट पे रख दिया था, मतलब जो इसका f1 था वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रख चुका था जब इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी। अब अगर ये f1 से और आगे लेके जाएगा पोल मतलब ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो आप खुद जानते हो जब भी आपके फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब भी आपकी इमेज बनेगी तो वो हमेशा आपकी वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, 6th केस याद करो इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, उसके अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो आपके मतलब लेफ्ट साइड पे ही बनेगी, तो वर्चुअल और इरेक्ट उसका नेचर होगा, आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और इमेज कैसी बनेगी साइज के मामले में, तो वो एनलार्ज्ड होगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है इसी का ही सब पार्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द केस एज सेड अबव। तो मतलब अभी यहाँ पर ये जो का है इसको आपको सीधे रे डायग्राम बना के दिखाना है। तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब बनाते हैं यहाँ पर हम अपना लेंस जो कि है ये। अब इसमें सारी की सारी जो पोजीशंस हैं उन्हें नोट डाउन कर देते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया f1 और ये हो गया 2f1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये इसका लेट्स से सेंट्रल पॉइंट ऐसे ऐसे जा रहा है। अब हम इसकी रेज लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पर्पल कलर की रे, एक पैरेलल रे लेंगे तो एक ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ऐसी चली जाएगी। अब ये जो दोनों रेज हैं ये पीछे जाके मतलब ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है, आगे से तो ये डाइवर्जिंग रेज हैं, पीछे जाके कहीं मीट करेंगी तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, सो इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी सेम साइड ऑफ द लेंस। इसमें ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि f1 के बीच में या 2f1 के बीच में है, ऐसी कोई आपको नहीं लिखना, आपको तो सिर्फ ये लिखना है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस नेचर तो ऑब्वियसली बात है वर्चुअल और इरेक्टिव होने वाला है। साइज क्या रहेगा, साइज रहेगा मैग्नीफाइड या फिर यूं कहें कि एनलार्ज्ड। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी के साथ हमारे जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स थे उनको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इनको भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। ठीक है, उसका जो बेसिकली सर है उसको इमेज बड़ी दिख रही है, उसकी जो मिडल पोर्शन है बॉडी की वो सेम साइज़ की है, और जो उसके लेग्स हैं वो छोटे दिख रहे हैं। तो बताओ इसमें कैसे क्या कॉम्बिनेशन हुआ है। तो हम जानते हैं आपका जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा कैसी साइज़ की इमेज बनाता है, सेम साइज़ की। तो एक चीज़ हमें ये पता है। देन हम कॉन्वेक्स की भी एक बात जानते हैं। कॉन्वेक्स की तो खैर क्या ही कहें, वो तो मतलब डिमिनिश भी बना लेता है, एनलार्ज भी बना लेता है, वो तो कैसे भी बना लेता है। लेकिन कॉनकेव लेंस की अगर तुम बात करोगे तो कॉनकेव क्या होता है, वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मतलब छोटी ही बनाएगा। तो हम यहाँ पर से दो चीज़ें तो वेरीफाई कर सकते हैं, क्या कि अगर सेम साइड वाली अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो आपका बीच में प्लेन मिरर ही होने वाला है। ठीक है, कॉनकेव भी बना सकता है लेकिन कॉन्वेक्स नहीं बना सकता, तो ये कॉन्वेक्स वाला तो खैर मैटर ही खत्म हो गया। देन यहाँ पर क्या बोला है कि छोटे वाले की कौन बना रहा है, लेग्स वाली छोटी कौन बना सकता है, कॉनकेव बना सकता है, लेकिन इस वाले ऑप्शन से ये वाला हट गया तो ये हमारा कट हो गया, ये हमारा रेड साइन जाएगा। दूसरा यहाँ पर प्लेन लिखा है, प्लेन कभी भी आपकी जो बेसिकली इमेज होती है उसको छोटा नहीं करता, वो हमेशा उसकी सेम रखता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया। ठीक है, तीसरा हम कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पर दिखा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमारी इमेज छोटी बनाता है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। कॉनकेव भी लिखा हुआ है, इसको भी कर सकती हैं, लेकिन अभी इसको भी देखेंगे क्यों नहीं हो पा रहा है। देन उसके सर की इमेज बड़ी बन रही है, लेकिन डी ऑप्शन में पहले मिरर में कॉन्वेक्स लिखा है और कॉन्वेक्स कभी भी आपकी इमेज बड़ी नहीं बनाता है, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर निकल के आता है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और या फिर जीरो।
अब यहाँ पर सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि यूनिटी क्या होता है। तो यूनिटी कुछ नहीं होता है, यूनिटी इज़ बेसिकली वन को कभी कभी यूनिटी कह देते हैं। यहाँ पर ये मीडियम ए से ट्रैवल कर रहा है और मीडियम बी में जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तुम खुद देखना, मीडियम ए में जो इसका एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है, और मीडियम इसमें बी में हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर तुमको खुद दिख रहा होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है। ये कब होता है? जब हमारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। तो जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। हैंस इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है वो ज़्यादा होगा और मीडियम ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका मीडियम बी है वो डेंसर है, तभी उसमें लाइट की जो स्पीड है वो कम हो गई है और तभी ये नॉर्मल की तरफ बेंड भी हुआ है। तो अब यहाँ पर इसने पूछा है कि मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू मीडियम ए, सिंस ये ज़्यादा बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, इसकी वजह से अगर हम बड़ी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है 1 से तो बड़ा ही आएगा। हेंस आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू होल्स ए एंड बी and emerge out through the holes C and D respectively and shown in the figure. Which of the following could be inside the box? मतलब ये कहा जा रहा है कि A और B होल में से आपकी लाइट रेज जा रही हैं और C और D में से निकल रही हैं। पूछा ये गया है कि इसके अंदर पॉसिबली क्या हो सकता है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर सारे ऑप्शंस मैच करो तो हम नीचे से करते हैं। प्रिज्म तो खैर अभी यहाँ पर हटाई देते हैं। प्रिज्म होता है एक ऐसा मतलब सरफेस जिसके अंदर ऐसी लाइट जाती है और 7 लाइट्स में बट के चलती है। ये हम ह्यूमन आई अंदर कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे, तो प्रिज्म तो इसमें ऑब्वियसली बात है नहीं होने वाला। सेकेंडली यहाँ पर लिखा है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस होता है इसके अंदर ऐसा। तो अगर ऐसे लाइट रेज इसके अंदर जा रही होती तो ये डाइवर्ज होती हुई दिखती, लेकिन ये लाइट रेज जो है ये सीधी सीधी जा रही हैं। तीसरी ले सकते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस भी यहाँ पर सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर कोई लाइट रे उसके अंदर ऐसे जा रही है तो ये सारी की सारी कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं हो रही है, एकदम पैरेलल निकलती जा रही हैं। हमारे पास देन बचता है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसके अंदर वो कैसे हो सकता है? तो ये भी देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है बॉक्स के अंदर, तो अगर कोई भी लाइट रे ऐसी जा रही है तो यहाँ पर ये एयर होगा, ठीक है, अंदर ग्लास है और बाहर भी एयर है। तो मतलब है आपका जो मतलब ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम के अंदर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, देन यहाँ पर से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ये जो दोनों लाइट रेज हैं अगर आप इन दोनों को एक्सटेंड करो तो ये दोनों आपस में पैरेलल है और इसको आप जानते हो इसको क्या कहते हैं? ये होता है लैटरल शिफ्ट। और ये लैटरल शिफ्ट कहाँ पर होता है? सिर्फ और सिर्फ आपके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में होता है। हेंस आंसर इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स साइड ए एंड emerge out through the holes on the other face of the box side B as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? कॉन्केव लेंस अप्लाई करके देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पर कॉन्केव लेंस होता तो अगर ये लाइट रेज ऐसे जा रही हैं अंदर तो ये सारी की सारी डाइवर्ज होती हुई दिखती, लेकिन गौर फरमाना, यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये कि जो लाइट रे 1 है ये ऐसे गई और देखो यहाँ से ऐसे निकली है, तो लाइट रे ऐसे ये जा रही है। सेकेंड लाइट रे देखोगे तो वो भी ऐसे जा रही है और 10 वाली ऐसे जा रही है, तो सारी की सारी अलग अलग जा रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो 1 लाइट रे है वो ऐसे निकल गई है, तो कॉन्केव लेंस तो हो नहीं सकता। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे होगा? ये सारी की सारी पैरेलल रेज तो है नहीं है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी नहीं है। प्रिज्म ऑब्वियसली बात नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। कैसे? अब यहाँ पर खुद ही देख लो, डायग्राम से खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ये लाइट रे पैरेलल आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, तो मतलब इसकी एकदम हाफ सरफेस पे सारी की सारी लाइट रेज मान लेते हैं कि स्ट्राइक कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से गई। अब ये सारी की सारी क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पर। तो 10th वाली रे यहाँ से निकल गई, 9th वाली ऐसे निकल गई, ये वाली ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, मतलब सारी की सारी यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं। और ये पॉइंट कौन सा होता है? आप खुद जानते हो, ये पॉइंट है आपका प्रिंसिपल फोकस। हैंस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? बेसिकली यही पूछ रहा है कि आपके पास एक 4 चीज़ें दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा जो आपकी लाइट रे है वो बेंड करेगी अगर वो एयर से ट्रैवल कर रही है। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन है, क्योंकि जो जितना डेंस होगा उसमें लाइट उतनी ज़्यादा बेंड होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उसमें बेंड भी सबसे ज़्यादा होगी, तो वही सबसे ज़्यादा डेंसर होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिख रहा है ग्लिसरीन में, तो आंसर हो गया बिना किसी सोचे समझे आप कह सकते हो कि आंसर इज ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो कहता है कि द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स ABCD इज शोन इन द फिगर विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब 4 बच्चे हैं ABCD, उन्होंने किया है कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइट रे होती है उसका पाथ ट्रेस किया है। हमें ये बताना है कि किसका सही है। तो ए वाली ने क्या किया, उसने सीधी सीधी लाइट रे जानी दी है, जो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में ग्लास लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन तो होगा। तो ये ऑप्शन ए तो ऑब्वियस सी बात है गलत है। मीडियम बी में देखोगे तो ये लाइट रे अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये सही जा रहा है। पहले ये यहाँ पर बेंड हुआ, देखो अगर यहाँ पर आप पूरा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर ये इसका पहला नॉर्मल बनेगा, दूसरा नॉर्मल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। लाइट रे ऐसे ही आई, सेंस यहाँ पर ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, यहाँ पर गई, फिर यहाँ से डेंस में रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटी, तो ये वाला सही है। तो ऑब्वियसली बात है आंसर बी सही है। बाकी सारे भी देख लेते हैं। इसमें तो खैर सीधी सीधी जा रही है, कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी गलत है, क्यों? यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन हो गया लेकिन इधर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो यहाँ पर देखो फोकल लेंथ माइनस में दी गई है, तो माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है? आपके कॉन्केव लेंस की होती है, और वही आपकी कॉन्केव मिरर की होती है। तो इससे साफ साफ हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों कॉन्केव होने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा है इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड, मतलब कहाँ पर रखा जाता है। तो ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था कि आपके मतलब फोकस और जो पोल होता है ना उसके बीच में कहीं रखा जाता है, वो भी फोकस के सबसे ज़्यादा नज़दीक। क्यों रखा जाता है, इसका मोटिव क्या होता है? तो देखो जब आप फोकस पे मतलब अगर जैसे आपने यहाँ पे बल्ब रखा है तो इधर से आपकी लाइट निकलेगी और ये आपका मिरर, तो ये क्या करेगी, फोकस से कोई भी लाइट रे अगर मिरर पे स्ट्राइक करेगी ना तो वो सारी की सारी पैरेलल निकलेंगी। ये रूल हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से गुजरती है तो वो हमेशा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकलती है। अगर ये रेड लाइट मतलब रेड जो मेरी लाइन है ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसी पे ही मेरा ये मतलब प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो सारी की सारी पैरेलल निकलेंगी, इसी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A full length image of a distant tall building can definitely be seen by using। अब इसमें ये कह रहा है कि बहुत मतलब दूर एक बिल्डिंग और हमें इसकी एक फुल लेंथ इमेज चाहिए। मतलब अगर हमारा जैसे मान लो ये मिरर है तो इसके अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग की इमेज आनी चाहिए। तो कौन सा मिरर हमें यूज़ करना चाहिए जो हमें डेफिनेटली, वर्ड पे ध्यान देना, हर हालत में हमें वो एक इमेज देगा पूरी की पूरी। कॉनकेव मिरर दे सकता है लेकिन ये आपको एनलार्ज इमेजेस भी देता है, मतलब ये आपको मतलब मैग्नीफाइड इमेजेस भी देता है। तो उन केसेस में ये इसकी मतलब कुछ ही पोर्शन को डिपिक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारा सवाल है डेफिनेटली कैन बी सीन, तो डेफिनेटली तो नहीं दे पाएगा लेकिन एक कॉन्वेक्स मिरर ज़रूर कर सकता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो हमेशा हमेशा आपको डिमिनिश्ड इमेजेस देता है और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। तो हमारी दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, एक तो डिमिनिश्ड और एक इरेक्ट। तो अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर उसके सामने प्लेस करोगे तो हमेशा हर हालत में आपको उसकी पूरी की पूरी इमेज मिल जाएगी। प्लेन मिरर में नहीं आ पाएगी। प्लेन मिरर तो ऑब्वियसली बात है सेम साइज ही दिखा पाता है। तो अगर आप इसके मतलब बिल्डिंग के साइज़ की अगर आप मिरर लोगे तो ही दिखेगा, और इतना बड़ा मिरर कौन लेके आएगा। देन लास्ट बोथ कॉनकेव एंड प्लेन, तो ये ऑब्वियसली बात है ऑप्शन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्लेन और कॉनकेव दोनों ही हट चुके हैं। सो द आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉनकेव मिरर। मतलब आपकी एक पैरेलल लाइट रे जा रही है तो इनमें से कौन सा डायग्राम उसको एकदम सही डिपिक्ट कर रहा है। पहले में अगर आप देखोगे तो ये जो लाइट रे है ये आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से नहीं गुजरी है, तो इसका मतलब ये है कि गलत है। सेकंड में देखोगे तो ये मतलब सेम ही पाथ पर हो गई है, ये भी गलत है। थर्ड में देखोगे तो यहाँ पर ये आपकी कर्वेचर से गुजर गई है, मतलब जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर से गुजर गई है, ये भी गलत है। लेकिन चौथे में सही दिखाया है, मतलब अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे आपकी मतलब अगर आपकी कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपकी कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से निकल जाती है। सो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में कौन सा सही है? तो पहले केस में देखोगे तो एक बेसिकली फोकस से निकलती हुई रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल गई है, जो बिल्कुल सही बात है। सेकंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर फोकस से निकली और फिर ऐसे वहीं पर फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, ये कभी होता ही नहीं है। मतलब बाकी सारे के सारे जो डायग्राम्स है वो सारे के सारे गलत हैं। इस केस में क्या हुआ, फोकस से गई और फोकस पे ही लौट आई, तो ये भी गलत है। इस वाले में तो खैर वहीं रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज़ द वेरी राइट आंसर। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के अंदर, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, चाहे वो आपके NCERT में से हो
या फिर एग्जाम्पलर में से हो, और जितने भी इनफैक्ट जो MCQs थे उनको भी हमने कवर कर लिया जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई थैंक यू अ लॉट कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा। अब आपको मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो लाइट वाला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका पूरी तरीके से निपट गया है। यू डो नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया है, लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर रिफ्रैक्शन किया है, और ये लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हमने सारी न्यूमेरिकल्स की हैं, अगर ये तीनों लेक्चर्स आपने देख लिए हैं तो आपका ये जो लाइट चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जल्द आएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। आई एम आदित्य तोमर साइनिंग ऑफ।